वेलकम व्यूवर्स। ये 10th क्लास की जो अपन 4th यूनिट का जो सेक्शन चल रहा था उसकी ए रीडिंग का जो मैं एक्सप्लेनेशन कर रही थी आपको 4 पैराग्राफ्स का एक्सप्लेनेशन 2 मॉड्यूल्स में अब तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज 3rd मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे हम और 5th पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। ये इंग्लिश 10th क्लास की इंग्लिश है और इसमें 4th यूनिट जो है फिल्म्स एंड थिएटर, उसमें ए रीडिंग जो है ना रेंडिवो विथ रे, उसका हम एक्सप्लेनेशन ले रहे थे, जिसमें से अब तक का 4 पैराग्राफ्स यानी कि पेज नंबर 101 एंड 102, मतलब कि रे का जो डेथ हुआ था वहाँ तक हम एक्सप्लेनेशन 2 मॉड्यूल्स में करके कंप्लीट कर चुके हैं और आज उसके आगे का हम देखेंगे। यहाँ पर पिछले लेसन में जो हम पीछे एक्सप्लेनेशन जो चला था उसमें ये बताए थे कि कहाँ तक इन लोगों की दोस्ती रॉबर्ट्स की और रे की दोस्ती जो थी 22 ईयर्स तक चली थी। 1992 में जब रे का डेथ हो गया तो तब उन लोगों की जाके दोस्ती यानी कि जान के साथ ही ख़त्म हुई नहीं बोल सकते हम यहाँ पर दोस्ती, क्योंकि ये अब मरने के बाद में जाहिर सी बात है कि कोई किसी से मिलने के लिए नहीं जाते, लेकिन हमेशा ज़िंदगी तमाम वो लोगों की दोस्ती रही। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, पेज नंबर 102 का लास्ट पैराग्राफ है। इट वॉज अ वेरी क्वाइट फ्रेंडशिप दैट डेवलप्ड ओवर द ईयर्स। अब एक ऐसी खामोश दोस्ती थी और एक ऐसी दोस्ती थी ये जो सालों तक परवान चढ़ती गई। डेवलप मतलब कि जैसे जैसे दोस्ती में किसी भी रिश्ते में भी देखिए, जब आप कोई भी नए फ्रेंड से भी मिलते हैं तो होता क्या है वहाँ पर नए जब थोड़ा हेजिटेशन रहता है, उसके बाद में जैसे जैसा वक्त बीतते जाता है, वक्त गुज़रता जाता है, वैसे ही दोस्ती में भी एक गहरापन आता है। इनकी भी दोस्ती जो थी वैसे ही सालों तक जैसा एक साथ रहते रहे, मिलते जुलते रहे, तो वक्त के साथ साथ इनकी दोस्ती भी गहरी होती गई। मानिक दा एस रे वॉज एफेक्शनेटली कॉल्ड बाय हिज फ्रेंड्स। उनके फ्रेंड्स जो थे, मतलब कि रे के फ्रेंड्स जो थे उनको प्यार से मानिक दा बोलते थे। बंगाली में दा का मतलब होता है भाई, ठीक है, तो मानिक दा बोल के बुलाते थे उनको। वॉज ए शाई पर्सन एंड ऑलवेज वेरी डिस्क्रीट अबाउट डिस्प्लेइंग हिज इमोशंस। ए शाई पर्सन मतलब कि बहुत ही शर्मीली तबीयत के थे इन्हों, और डिस्क्रीट मतलब कि बहुत केयरफुल रहते थे, बहुत ही सोच समझ के अपनी जो भी बात लोगों के सामने रखना है बहुत सोच समझ के रखते थे। ऐसा नहीं था कि मुँह को जो भी आया बोल दे रहे हैं, जैसा भी आया रफ एंड टफ नहीं थे, वैसे बहुत ही शर्मीले किस्म के थे और अपनी जब बात लोगों के सामने रखना है, अपना कुछ भी ख्याल रखना है तो बहुत ही सोच समझ के रखते थे। डिस्क्रीट मतलब कि बहुत ही केयरफुली से। सेड रॉबर्ट्स दो टू आउटसाइडर्स, दो मतलब कि हालांकि बाहर वालों के लिए, रेस मैसिव स्टेचर मतलब कि पर्सनैलिटी जो रे की थी ना बहुत ही लंबी चौड़ी थी, वो उसको बोलते हैं मैसिव मतलब कि बहुत बड़ा, स्टेचर मतलब कि स्ट्रक्चर जो था उनका। फिज़िकल एंड इंटेलेक्चुअल, फिज़िकली मतलब कि बॉडी से भी अच्छे थे और इंटेलेक्चुअल मतलब कि सोच समझ के सूझबूझ के भी बहुत ही धनी थे उन्होंने। माइट हैव मेड हिम कम अक्रॉस एज कोल्ड, aloof एंड इवन इंटिमिडेटिंग। तो बाहर वालों को उन्होंने कैसे नज़र आते थे, मतलब कि देखने दिखाने में भी बहुत ही हेवी पर्सनैलिटी के थे और फिर सोच समझ के सूझबूझ से जो काम करते थे बहुत ही संजीदगी से करते थे। उसके लिए लोगों का कैसा रहता था, मतलब कि उन्होंने ज़्यादा मिलजोल बढ़ाने वाले नहीं, बहुत ही रिजर्व्ड, जैसे समझते ना अपन जब कोई ज़्यादा मिलजोल नहीं करते, ज़्यादा बात नहीं करते, ऐसे लोगों को क्या करते हैं लोग बहुत रिजर्व है बोल के कोई भी ज़्यादा उनको फ्रेंडली नहीं रखते। तो लोगों के लिए जो बाहर वाले देखते थे उनको देख के जो समझते थे उन्होंने वैसे लगते थे। यहाँ तक के बाज़ वक्त तो लोग उनको ऐसा दिखते थे कि डर हो रहा उनको देख के, जैसे कि किसी इंसान की ऐसी रहती शख्सियत के खाली देखने उन्होंने है कैसे वो पता नहीं चलता, लेकिन खाली देखते ही लोग डर जाते हैं, तो वैसी पर्सनालिटी की। इंटिमिडेटिंग, टिमिड मतलब के डरपोक जो रहते हैं ना उनको टिमिड बोलते हैं। इंटिमिडेटिंग मतलब कि किसी को भी डराने के लिए उनकी पर्सनालिटी, उनका जो रहन सहन था वो काफ़ी था। He was in reality a very simple and unassuming man with a subtle sense of humor.
लेकिन हकीकत में क्या था, सिर्फ बाहर वाले जब देखते तो ऐसे समझते कि अब्बा क्या डरावनी अम्मा बात करे तो क्या समझते कि क्या करते कि क्या बोलते कि, इस तरीके से एक खौफ आता था लोगों के दिलों में। मगर हकीकत ये नहीं थी, हकीकत में वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत ही सिंपल थे और चिढ़ते नहीं थे, चिड़चिड़ाहट नहीं थी उनके पास। और कैसे थे बोलते हैं, लिटिल सब्टिल, सब्टिल का मतलब है थोड़ा, सेंस ऑफ ह्यूमर, थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर, ह्यूमर मतलब कि मज़ाहिया तौर पे भी उन्होंने बातें करते थे, हंसी मजाक भी थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, सब्टिल मतलब कि थोड़ा सा हंसी मजाक भी कर लिया करते थे। It was an unspoken arrangement between the two of them to meet on Sundays at 9 a.m. at Ray's residence on Bishop Lefroy Road, Kolkata. अब यहाँ पर क्या है, इट वॉज एन अनस्पोकन अरेंजमेंट। अनस्पोकन, स्पोकन बोल तो बात किया हुआ, अनस्पोकन मतलब कि बग़ैर बात किए के एक अरेंजमेंट हो गया था कि हमेशा हर संडे को बराबर 9 बजे रे के मकान पे, कहाँ पे था इनका मकान, रेसिडेंस मतलब कि रिहाइश पर, कहाँ था, बिशप लेफ्रॉय रोड। वो रोड कोलकाता में एक रोड है जिसका नाम है बिशप लेफ्रॉय, उस रोड पे उनका मकान था, वहाँ पर कोलकाता में। वहाँ पर रॉबर्ट्स जाते थे रे के मकान पर उनसे मुलाकात के लिए, और ये मामूल था हर इतवार को, हर संडे को सुबह 9 बजे ये लोग मिलते थे, ये एक इन लोगों का मामूल था। रे वुड इनवाइट रॉबर्ट्स ओवर फॉर प्राइवेट स्क्रीनिंग्स ऑफ हिज लेटेस्ट फिल्म्स एंड वेलकम्ड कमेंट्स ऑन देम। अब रे क्या करते थे, रॉबर्ट्स को इनवाइट करते थे घर पे कि आओ, जो भी पिक्चरों के बारे में लिख रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, कहानी बना रहे हैं, म्यूज़िक बना रहे हैं, जो स्क्रीन प्ले बोलते हैं उसके लिए, स्क्रीन प्ले भी वही होता है जिसमें सारी चीज़ें मतलब कि डायलॉग्स कैसे रहते हैं और म्यूज़िक क्या रहती है और सीनरी क्या रहता है, ये सारा फिल्म का जो लिखा हुआ होता है उसे बोलते हैं स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले। तो उसके लिए बुलाते थे, वो दिखाते थे और उस पर कुछ भी मतलब कि कुछ बदलाव होना है उसमें या सही है, ऐसे कमेंट्स के लिए पूछते थे। बट दिस हैपेंड ओनली आफ्टर द फ्रेंडशिप हैड सीमेंटेड, फॉर इन द अर्ली डेज ऑफ देयर डायलॉग रेस शाइनेस प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिज ओन फिल्म्स। लेकिन ये कब हुआ, रे रॉबर्ट्स को कब बुलाने लगे, कब इनवाइट करें उनको, कब स्क्रीन प्ले बताने लगे, कब उनसे मशवरा पूछने लगे, ये जब हुआ जब फ्रेंडशिप वॉज सीमेंटेड। अब यहाँ पे देखिए ये एक फ्रेज़ है, फ्रेंडशिप वॉज सीमेंटेड का मतलब क्या है, सीमेंट डालते हैं फ्रेंडशिप के ऊपर, नहीं, सीमेंटेड का मीनिंग यहाँ पर वो आता है कि दीवार पे जब सीमेंट लगाते हैं तो क्या होता है, दीवार पुख्ती हो जाती है। उसी तरह उन लोगों की फ्रेंडशिप भी जब बहुत ही गहरी हो गई थी, जब बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स बन गए थे, तब ये होता था कि रॉबर्ट जो है उनके मकान पे जाके उनके स्क्रीन प्लेस देखते थे और उस पर कमेंट करते थे। वरना उससे पहले रे तो अपनी पिक्चरों के बारे में भी कुछ बोलने के लिए शर्माया करते थे। शाइनेस मतलब कि उनकी शर्मीली तबीयत जो थी, प्रिवेंटेड हिम, प्रिवेंटेड मतलब कि रोकती थी उनको, फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिज ओन फिल्म्स, उनके अपने पिक्चरों के बारे में बात करने के लिए भी उन्होंने शर्माते थे। ही वॉज इवन शाई ऑफ रिसीविंग कॉम्प्लीमेंट्स। अगर कोई कॉम्प्लीमेंट भी करते, कॉम्प्लीमेंट में और कमेंट में फ़र्क ये होता है, कॉम्प्लीमेंट वो चीज़ है जो आपकी अच्छाई बयान करते हैं, जो आपकी अच्छाई के बारे में बोलते, जिसके आप कोई अच्छा ड्रेस पहन लिए, वो आप बहुत अच्छा ड्रेस है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, या आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं, या आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, ये जो भी बोलते हैं ये है कॉम्प्लीमेंट। हाँ, कमेंट वो होता है जो आपके नुक्स निकालने के लिए या कुछ भी खामियां बताने के लिए करते हैं ना, बस कमेंट बस करो बोलते हैं, अपन कमेंट सुनना नहीं चाहते किसी से भी, वो होते हैं कमेंट्स। तो ही वॉज इवन शाई, शाई मतलब कि उन्होंने इतने शर्मीले थे कि किसी के कॉम्प्लीमेंट्स भी लेने के लिए शर्माते, कोई कॉम्प्लीमेंट भी करे तो उन्होंने शर्मा जाते थे। सेड रॉबर्ट्स, रॉबर्ट्स बता रहे हैं ये रे के बारे में। टू रॉबर्ट्स द ग्रेटेस्ट मार्क ऑफ रेस अप्रिसिएशन फॉर हिम वॉज दैट ही वॉज ऑफन एड्रेस्ड He often addressed the French-speaking priest in Bengali. रॉबर्ट क्या बता रहे हैं कि मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ ये बात ये थी कि रे जब भी बात करते हैं इनको, हालांकि कनाडा के हैं, फ्रेंच स्पीकिंग है, इनकी लैंग्वेज फ्रेंच है, ये रॉबर्ट्स की अपने को मालूम है ना, फ्रेंच कैनेडियन बोल के पढ़े अपन स्टार्टिंग के फर्स्ट पैराग्राफ में वहाँ पे। फिर भी जब रे बात करते थे उनको तो बंगाली में मुखातिब करते थे और बंगाली में बात करते थे। In spite of my lack elegance in that language,
इन स्पाइट ऑफ, बावजूद इसके, इन स्पाइट ऑफ का मीनिंग होता है बावजूद इसके, क्योंकि ये इन स्पाइट ऑफ जो है ना हम कई जगह इस्तेमाल करते हैं। अब वो कैसे इस्तेमाल करते हैं मैं आपको जब ग्रामर की क्लास लूँगी तो इंशाल्लाह ये मैं आप लोगों को बताऊँगी कि इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, नेवरथलेस ये कहाँ पर कैसे यूज़ करते हैं, इसका बताऊँगी मैं आप लोगों को। इन स्पाइट ऑफ यहाँ पर मीनिंग ले लेते हैं इसका, कि इसका मतलब होता है कि बावजूद इसके के, ऑफ माई लैक, लैक मतलब के क्या बोलते, कमी, जिस चीज़ की कमी होती है, ठीक है। समर सीज़न में क्या होता है, लैक ऑफ वाटर, जब बारी धुपकाला आ जाता है तो क्या होता है, पानी की खिल्लत, हाँ लैक मतलब के खिल्लत को लैक बोलते हैं, LAC के लैक, ठीक है। लैक ऑफ एलिगेंस, एलिगेंस मतलब कि उतनी उबूरत नहीं थी उनको बंगाली लैंग्वेज पे, रॉबर्ट को बंगाली लैंग्वेज पे उतनी उबूरत नहीं रहने के बावजूद भी रे जो है उनको बंगाली में ही मुखातिब करके बात करते थे। इन दैट लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, दैट वो लैंग्वेज कौन सी है यहाँ पर, बंगाली। एंड द फैक्ट दैट रे न्यू बोथ इंग्लिश एंड बंगाली सो वेल, और दूसरी तरफ क्या था, रे को बोथ बंगाली और इंग्लिश दो भी बहुत अच्छी तरीके से आती थी। रे स्क्रीन प्ले मैन्यूस्क्रिप्ट्स वेयर एन आर्ट बाय देमसेल्व्स, अब रे जो मैन्यूस्क्रिप्ट बनाते थे, मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब कि कोई भी एक डॉक्यूमेंट्री है जो हाथ से लिखी हुई है, अभी पब्लिश नहीं, प्रिंट नहीं हुई है, वो उसको जो है मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। और स्क्रीन प्ले क्या है, स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले जो है फिल्म की और एक्टिंग के इंस्ट्रक्शंस और सीन का डायरेक्शन जो रहता है ना, ये सब जिसमें लिखा रहता है उसको बोलते हैं स्क्रिप्ट। ये पूरा एक हुनर था उनका, बहुत ही अच्छा हुनर था उनके पास, ये स्क्रिप्ट और मैन्यूस्क्रिप्ट लिखने का बता रहे हैं, स्क्रीन प्ले और मैन्यूस्क्रिप्ट। रॉबर्ट्स बता रही है उनके बारे में। हैंड रिटन इन बंगाली, जाहिर सी बात है ये मैन्यूस्क्रिप्ट जो भी रहते न थे ना पहले, वो हाथ से लिखे हुए ही रहते थे बंगाली में। विथ नोट्स इन इंग्लिश फॉर हिज सेट डिज़ाइनर, अब जो सेट डिज़ाइनर हुआ करते थे, जो भी सेट को डिज़ाइन करते थे, उन लोगों के लिए क्या करते थे, इन्होंने नोट्स उसमें इंग्लिश में लिखते थे। विथ स्केचेस हियर एंड देयर, और फिर क्या करते थे वो स्क्रिप्ट में जो है सो स्केच, स्केच मतलब कि कुछ ड्राइंग करते थे। जैसे कि सेट की डिज़ाइनिंग है, सेट की डिज़ाइनिंग में फ़र्ज़ करो अपने को वहाँ पर उनको एक डाइनिंग हॉल बनाना है कि सब बैठे हुए हैं वहाँ पर मील्स ले रहे हैं या बातें कर रहे हैं सब मिलके, तो वहाँ पर सेट कैसा है, टेबल और डाइनिंग टेबल और चेयर्स वगैरह जम के रहते थे। तो वो जो सेट रहता था उसको उन्होंने क्या करते थे, फिगर्स डालते थे, बजाय इसके क्या लिखना है यहाँ पर डाइनिंग टेबल एंड चेयर्स बोल के लिखने के बजाय क्या करते थे, उसका फिगर उतार देते थे कि यहाँ पर वहाँ पर जो भी ज़रूरत पड़ती थी स्केचेस की वो डालते थे। एंड ओकेशनल स्टाफ नोटेशन ऑफ फ्रेगमेंट्स ऑफ म्यूज़िक, और उसी में भी जो है, उसी में जहाँ पर जो स्टाफ नोटेशन मतलब कि जो साइन से म्यूज़िक लिखते हैं, म्यूज़िक का जो साइन होता है मतलब कि जो इशारा होता है, ये लिखे तो ऐसा डाले तो इसका मतलब है कि यहाँ पर म्यूज़िक है, वो भी उन्होंने उसमें उनके स्क्रिप्ट में डालने करते थे। वन संडे मॉर्निंग, मतलब कि एक दिन सुबह में संडे को, रॉबर्ट जी फाउंड रे इन ए डिस्टर्ब्ड मूड, रॉबर्ट जब घर को गए तो देखिए कि रे जो है बहुत ही डिस्टर्ब्ड मूड में है। डिस्टर्ब मतलब कि ज़रा मतलब कि परेशान, या परेशान नहीं बोल सकते, डिस्टर्ब मतलब कि एक बौरानी में है ना। A few well-known personalities of the city had visited him earlier to go through some of his manuscripts. तो कुछ देर पहले या हो सकता है कि एक दिन पहले कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ जो थे वहाँ के, वेल नॉन जाने माने लोग जो थे, रे के घर पे आए थे, इनके मैन्यूस्क्रिप्ट्स को, इनके लिखे हुए जो स्क्रिप्ट्स है पिक्चरों के बारे में, वो देखने के लिए आए थे। हुआ क्या उसमें, आफ्टर दे लेफ्ट रे फाउंड द चारुलता स्क्रीन प्ले मिसिंग, और जब वो लोग चले गए, जब जो है सो रे देखे पूरे, जब देख लेते ना सब चले जाने के बाद सब जमा के जब देखे तो उन्होंने ये पाए कि वहाँ पे चारुलता बोल के उन्होंने एक पिक्चर बनाई थी। चारुलता पिक्चर का नाम, एक मैन्यूस्क्रिप्ट का नाम था, मतलब कि चारुलता नाम से एक पिक्चर बनाने जा रहे थे। उन्होंने जो लिखे हुए थे उसका पूरा, वो हर एक चीज़ उन्हें जब भी लिखते थे, किसी को भी हो, जब अपन लिखने जाते हैं कुछ भी तो उसको एक उन्वान देते हैं, तो वो कहानी जो थी वो उन्वान, उसका उन्वान था चारुलता बोल के। तो वो उन्वान वाली जो कहानी थी, पूरी कहानी का जो मैं स्क्रिप्ट था पूरा नहीं मिल रहा था, गुम गया था। रे वॉज ऑलमोस्ट श्योर हु द कल्प्रिट वॉस, और रे को ये भी यकीन था कि ये चोर कौन है। कल्प्रिट का मतलब
मुजरिम को कल्प्रिट बोलते हैं, या चोरी करने वालों को, ये बहरहाल ये भी जो भी जुर्म करते हैं, ये भी जो भी ऐसे गलत करते हैं उनको कल्प्रिट कहते हैं। कल्प्रिट का मीनिंग आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं कि मुजरिम कौन है ये जो लेके गया, ये रे को मालूम है। I asked him whether he was planning to take any action and he said no and explained to me that he did not want to hurt the reputation of the person. तो रे को मालूम है कि वो कौन लेके गए, लेकिन फिर भी जब रॉबर्ट्स पूछे कि आप बुलाएंगे उनको, आप बुला के उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे ऐसा क्यों करे बोल के, आप बुलाते ना एक्शन लेते ना उनके ख़िलाफ़, तो रे बोले, सत्यजीत रे बोले नहीं बुलाऊंगा। क्यों नहीं बुलाएंगे? क्योंकि हम किसी को, देखो जो भी आए हैं सब इज़्ज़तदार अच्छे लोग हैं, अगर हम ऐसा बुला के बोले तो उनको एक इंसल्ट फील होता है, ठीक है। और मैं नहीं चाहता कि किसी की भी इज़्ज़त को इस तरीके से, हाँ चुराए वो गलत करे, वो कुछ भी करे गलत करे, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहता कि किसी की इज़्ज़त को पामाल करूं। अगर मैं पूछूंगा बुलाऊंगा, आप लेके गए, आप इज करे वैसा करे, अच्छा नहीं लगता, लिहाजा छोड़ दो। तो यहाँ पर सोचो कि उनकी जो दिमागी कंडीशन थी कि कितना ख्याल करते थे, उन्होंने कितना सेंसिटिवली सोचते थे किसी के बारे में भी, कि अगर मैं ऐसा कुछ बोलूँगा तो उनकी इज़्ज़त का एक गिल्ट फील होता ना, शर्मिंदगी महसूस करेंगे उन्होंने, लिहाजा मैं नहीं पूछूंगा, कुछ भी नहीं बोलूँगा। आई वॉज एब्सोल्युटली स्टन मतलब कि बहुत ही शॉकिंग में रह जाना, ताज्जुब में, हैरत में रह गया। रॉबर्ट्स बोले कि मैं बहुत हैरत में रह गया ये सुन के, बाई हिज ह्यूमन कंसर्न। ह्यूमन मतलब कि एक जो सोच उनकी थी कि किसी की मेरी स्क्रिप्ट गई तो गई, लेकिन मैं किसी की तौहीन बुला के नहीं कर सकता। अगर मैं पूछ भी लूँगा कि आप ले गए थे भाई लाओ बोल, तो भी उसको शर्मिंदगी महसूस होती ना कि मैं चोरी करते पकड़ा गया, ये भी शर्मिंदगी महसूस होती है, और वो शर्मिंदा रे नहीं करना चाह रहे थे किसी को। और ये बात सुन के रॉबर्ट्स बहुत ही हैरत में रह गए कि कितना सोचते हैं किसी भी इंसान के बारे में। सेड रॉबर्ट्स, लाइक रविंद्रनाथ टैगोर, रे स्टॉर्ड हिज टाइम लाइक ए कोलोसस। अब यहाँ पर देखिए कोलोसस का मीनिंग देखिए, ए स्टैच्यू दैट इज़ मच बिगर दैन लाइफ साइज। मतलब कि अपन अक्सर देखते हैं कहीं भी कुछ भी मूर्तियाँ बनाते हैं, कुछ भी स्टैच्यूज़ बनाते हैं, तो क्या करते, जो इंसान का फ़र्ज़ करो आप कहीं भी जाके किसी की भी चौरस्ते पे देखेंगे आप किसी की भी मूर्ति बनी हुई, क्या भी बनी हुई, तो क्या है उनकी जो सही साइज़ है उससे भी कहीं बहुत ज़्यादा बड़ी करके बनाते हैं, उसको बोलते हैं कोलोसस, ठीक है। तो अब यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर की तरह रे भी जो है स्टार्ट मतलब कि बड़ी ही तेज़ कदमी से आगे बढ़ना। और कब हम तेज़ कदमी से आगे बढ़ते हैं, जब किसी बात का पूरा यकीन होता है, पर्टिकुलरली जब पूरा कॉन्फिडेंस रहता है, तभी हम आगे बड़ी ही तेज़ी से बढ़ते हैं। इन्हों भी बढ़े लाइक ए कोलोसस, कैसे, बहुत ही बड़ा इमेज लेके आगे बढ़े। रॉबर्ट्स लिखे इनके बारे में ऐसा बोल के कि उन्होंने बड़े ही रविंद्रनाथ टैगोर के जैसे ही बड़ी ही तेज़ कदमी से इन्हों भी जो है सो एक बड़े साइज़ लेके, अपने बड़ा साइज़ मतलब कि जिस्मानी तौर से नहीं बल्कि एक मिसाल दे रहे हैं उसका, कि इतने एक हिम्मत के साथ और इतनी एक कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़े। इट इज़ एज इफ़ ऑल बंगाल वॉज इन मानिकदा। और क्या बोल रहे हैं कि ऐसा दिखता था कि जैसे पूरा बंगाल जो है ना मानिकदा के अंदर है। मानिकदा में कौन है यहाँ पे, रे को ही मानिकदा बोल रहे हैं, अपन पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। ऐसा दिखता था कि पूरा बंगाल ही इनमें है। कैसे, द रिच एंड द पुअर, गरीब भी है इनमें, अमीर भी है इनमें, द पावरफुल एंड द हम्बल, ज़ोरावर लोग भी हैं इनमें और बिल्कुल कमज़ोर लोग भी हैं। हम्बल मतलब कि बहुत ही पोलाइट, पावरफुल मतलब कि बहुत ही रुआब दिखाने वाले। द पीजेंट्स एंड द सिटी पर्सन्स, पीजेंट्स मतलब कि किसान, जो गांव के रहने वाले रहते हैं किसान, उनको पीजेंट्स बोलते हैं। पीजेंट्स एंड द सिटी, और शहरी लोग भी। चिल्ड्रन, बच्चे भी दिखते थे इनमें, टीनेजर्स भी दिखते थे इनमें, अडल्ट्स एंड ओल्ड पीपल, और इन्हीं में आप अडल्ट्स को भी देख सकते हैं, बच्चे, टीनेजर्स, जवान और बूढ़ों, हर कोई को, गरीब को, अमीर को, सिंपल इन लोगों को, फैशनेबल लोगों को, हर एक को आप इनमें देख सकते थे। टीनेजर का मतलब क्या है यहाँ पर देखिए, टीन कहाँ से शुरू होता है, टीन 12 के बाद में 13 शुरू होता है, तो 13 से लेते हैं टीनेज,
ठीक है। और ये कहाँ पे जाके ख़त्म होता है, 19 पे होता है, उसके बाद में 20 आ जाता। तो 13 से लेके 19 तक जो एज वाले रहते हैं उनको बोलते हैं टीनेजर्स। मेन एंड वीमेन, ज़ईफ़ लोग इसने, बल्कि आदमी औरत जो भी है, हर एक के कैरेक्टर को इन्होंने बहुत खूबी से समझ के उनके बारे में कुछ भी लिखते थे। इसका मतलब ये बता रहा कि इनकी पहचान इनके पास गरीब की भी थी, गरीब की ज़िंदगी कैसी रहती, अमीर कैसे करता, और रूड लोग जो लोग रहते हैं पावरफुल, उन्होंने कैसा करते, बिहेवियर उनका कैसा, ये सारी चीज़ें इनको इतने अच्छे से मालूम थे। और बच्चा क्या बोलता है, फिर जवान कैसा रहता है, बूढ़ों का कैसा ख्याल रहता है, औरत क्या सोचती है, ये सारे ख्यालों को एक जगह करके जो सोच के इन्होंने लिखते थे। इसलिए बता रहे हैं कि इनके अंदर पूरा बंगाल था। फ़िलोसॉफ़िकली टू, फ़िलोसॉफ़िकली मतलब अगर हम सोचें उनके ऊपर गौर करके देखें, रॉबर्ट्स क्या महसूस कर रहे हैं, रे टुक ऑफ वेयर टाइगर साइंड आउट, जहाँ पे टाइगर साइन आउट कर दिए थे वहाँ पर से रॉबर्ट्स रे शुरू कर दिए। इफ़ वन कंपेयर्स द लास्ट मेजर प्रोस पीस बाय टैगोर, सभ्यता संकट, तो ये एक प्रोस है। एक प्रोस का मतलब मालूम है आपको, पोइट्री और प्रोस मतलब कि जो लेसन्स वगैरह जो लिखे हुए रहते हैं, जो अनवानों में लिखते हैं उसको प्रोस बोलते हैं, और जो नज़में होती हैं उनको पोइट्री बोलते हैं। अब ये जो हम पढ़ रहे हैं ये एक प्रोस है, ठीक है। तो लेसन्स वगैरह जो होते हैं वो प्रोस में आते हैं। तो उनका एक प्रोस था लिखा हुआ रविंद्रनाथ टैगोर का, जिसका नाम था सभ्यतर संकट। सभ्यतर मतलब कि सभ्य मतलब कि सिविलाइजेशन बोल तो उर्दू में क्या बोलते देखो उसको, हाँ कल्चर जो बोलते हैं ना, सभ्यता बोलते हैं। और उसका संकट, क्राइसिस, संकट मतलब कि प्रॉब्लम्स या परेशानियां जो भी रहती है उसको। तो सभ्यता संकट इंग्लिश में नेम है इसका, क्राइसिस ऑफ सिविलाइजेशन, विच ही रोट एट द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार। ये कब लिखे थे रविंद्रनाथ टैगोर, सेकेंड वर्ल्ड वार जब शुरू हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वार मालूम है आप लोगों को, दूसरी जंग अजीम को सेकेंड वर्ल्ड वार बोलते हैं इंग्लिश में। तो जब शुरू हुई थी, कब शुरू हुई वो, 1939 में कुछ शुरू हुई थी वो, जब लिखे थे उन्होंने ये सभ्यता संकट। विच कंटेन्स हिज इमॉर्टल, उसमें क्या था, इमॉर्टल मतलब कि कभी ख़त्म नहीं होने वाला, अमर हो जाने वाला, अमर रह जाने वाला, हमेशा ज़िंदा रहने वाले को बोलते हैं इमॉर्टल। डिक्टम मतलब कि वो किसी के कुछ भी, जैसे कि हमारे लिए क्या है, हदीस शरीफ हम जब पढ़ते हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको देखे गए हैं और वो हमेशा हमारी ज़िंदगियों में हम अप्लाई करते हैं, उस पर अमल करते हैं, उसको बोलते हैं डिक्टम। तो इनके भी जो वो लिखे थे उन्होंने, वो भी वैसे ही एक डिक्टम बन के रह गया, मतलब कि आने वाले लोगों के लिए भी एक अमल करने की चीज़ बन के रह गया। दैट इन स्पाइट ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग, इन स्पाइट ऑफ, फिर आया देखिए यहाँ पर इन स्पाइट ऑफ, ये 3 वर्ड्स मिल के आते हैं, बावजूद इसके के व्हाट वाज हैपनिंग जो हो रहा था, इट वुड बी ए सिन टू लूज़ फेथ इन मैन, जो भी हो रहा था ना वो एक गुनाह होता था अगर हम इंसानियत पे से यकीन को उठा लेते। एंड द लास्ट 3 फिल्म्स ऑफ रे, और रे के आखिरी 3 पिक्चर्स जो थे ना उनके नाम देखिए क्या हैं, जनशत्रु। इसको क्या पढ़ते हैं यहाँ पर, देखिए ये एक एक्सेप्शन है। जनरली जी के बाद में अगर ई आई वाई आया तो हम जी को जी की आवाज़ से पढ़ते हैं, वरना ग की आवाज़ से पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर जी के बाद में ए आने के बावजूद भी हम इसको जनशत्रु पढ़ते हैं, क्योंकि एक्सेप्शन बता सकें यहाँ पे। हर ज़रूरी नहीं कि हर बार खाली ई आई वाई आए तो जिसको जी पढ़ना है, अपने को वर्ड के हिसाब से। अब जिसके मीनिंग निकालना है, अगर अपन घनशत्रु पढ़े उसको तो गा मीनिंग नहीं देता हो, ठीक है। हाँ घन शत्रु अगर जी के बाद में एच होता तो वहाँ पे हम घन शत्रु पढ़ते। घन शत्रु मतलब कि बहुत ही ग्रेट एनिमी बोल के बोल सकते थे, वहाँ पे बहुत बड़ा दुश्मन, लेकिन यहाँ पर वो नहीं है। तो इसको हम पढ़ेंगे जन शत्रु। जना मतलब के जन मतलब के लोग, इंसान, आदमी। शत्रु मतलब के दुश्मन। तो ये पिक्चर का जो नाम है ना, जन शत्रु का मीनिंग होता है एनिमी ऑफ द पीपल, लोगों का, इंसानियत का या इंसानों का दुश्मन। ये इसका नाम है, ये पिक्चर का नाम है इनके।
और एक कौन सा है, शाखा प्रशाखा। शाखा मालूम है, शाखा बोलते हैं एक डाली या ब्रांच को, ठीक है। जो झाड़ उठता है, उठने के बाद में जो उसके डालियाँ निकलते हैं उसको बोलते हैं शाखा। प्रशाखा मतलब कि वो डाली में से और जो डालियाँ फूटते हैं बाजू से, सब ब्रांचेस जिसको हम बोलते हैं, वो है प्रशाखा। तो ये भी एक पिक्चर बनाया उन्होंने, ये नाम से भी शाखा प्रशाखा बोल के। एंड आगंतुक, आगंतुक बोल तो आगंतुक का मीनिंग है सडन विजिटर, मतलब कि जो अचानक से कोई आ जाता है ना, उसको बोलते हैं आगंतुक। द एनालॉजी बिकम्स क्लियर, एनालॉजी बिकम्स क्लियर मतलब कि ये 3 पिक्चरों का जो है ना सबका, तो उसमें थोड़ा सिमिलैरिटी थी, मतलब कि एक पिक्चर दूसरे पिक्चर से थोड़ा मतलब कि सबका मैसेज जो आ रहा था 3 पिक्चरों में से भी सिमिलर था, मतलब कि एक जैसा था। इन दीज 3 फिल्म्स रे वॉज एट हिज मोस्ट पर्सनल, and when some critics saw the films as didactic and verbose, he felt deeply hurt. तो अब ये हम यहाँ पर ये जो एनालॉजी बिकम्स क्लियर जो है यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है और बाकी के जो 3-4 पैराग्राफ्स है ये आइंदा क्लास में मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है और एक क्लास में इंशाल्लाह बाकी का हम कंप्लीट कर देंगे। अगर आपको लेसन समझ में आ रहे हैं, मेरी उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर भी कीजिए, ताकि आने वाली जो भी आप लोगों को जो कंटिन्यूशन दे रही हूँ मैं लेसन्स का और ग्रामर का, ये वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। बाय।